हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। तो आज ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आर के राजपूत का। तो अगर आप अभी पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 2 चैप्टर ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 120 न्यूटन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज डबल देन फोर्स विल बी। तो कह रहा है कि जो इनिशियल जो फोर्स लग रहा है वो 120 न्यूटन का लग रहा है, 2 चार्ज, ठीक है। एक Q1 है मान लीजिए यहाँ, एक Q2 यहाँ है। इनिशियल कंडीशन में इनमें जो फोर्स लग रहा है वो 120 न्यूटन का लग रहा है। अब यहाँ की जो डिस्टेंस है d, इसे हम डबल कर दे रहे हैं यानी 2d कर दे रहे हैं। तो फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो F1 ये है, F2 ये है। तो फार्मूला आप देख लीजिए क्या होता है कि पहले तो ये जान लीजिए अगर सेम चार्ज हैं तो क्या लगेगा, रिपल्सन, ठीक है। और डिफरेंट है तो अट्रैक्शन, ठीक। तो अब इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए अपना फार्मूला देखते हैं। तो मान लीजिए 2 चार्ज हैं Q1 और Q2। तो हमारा जो फोर्स लगता है वो F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, ठीक है, डिस्टेंस के स्क्वायर के होता है। अब देखिए इन दोनों को जब एक ही में मर्ज करेंगे तो F इजिकल टू हमें क्या मिलेगा, F इजिकल टू के, एक कांस्टेंट है हमारा 1/4πε0 वाला, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा है वो Q1 Q2 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। तो इनिशियल डिस्टेंस अगर मान लीजिए d है और बाद में हम इसको दोगुना 2d करते हैं तो क्या होगा। अब देखिए फॉर्मूला यहाँ पे ऐसे यूज़ करेंगे आप, F1 अपान F2, ठीक है। और d की इन्वर्सली है तो यहाँ जाएगा d2 स्क्वायर अपॉन d1, ठीक है। अब देखिए F2 जो हमारा निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, F1 इंटू D1 स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब ये 4 से डिवाइड हो जाएगा D1 स्क्वायर, तो D1 स्क्वायर से कैंसिल। और Fn की वैल्यू यहाँ पे आप रख देंगे 120 अपॉन 4, ठीक है। तो 4 से 12 कैंसिल होगा तो आ जाएगा हमारे 30। तो हमारा 30 न्यूटन ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो वो इस प्रकार से हमारा 30 न्यूटन निकल के आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू। तो द्रव्यमान पूछा है इलेक्ट्रॉन का। तो देखिए इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किग्रा, ठीक है, केजी यहाँ लगा दीजिए। ये होता है इलेक्ट्रॉन का। अब इसके साथ आप प्रोटॉन को याद रखेंगे। प्रोटॉन का क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो 1840वां पार्ट होता है प्रोटॉन का, ठीक है, MP अपन 1840 करेंगे यानी 1840 से डिवाइड करेंगे जब, तब हमें जो मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन का मिलेगा। तो अब इसमें जो है आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे अगर 9.1 इंटू 10⁻31 में, तो हमें जो निकल के आएगा वो हमारा प्रोटॉन का निकल के आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एज पर कूलम्स लॉ। तो अभी पहले वाला क्वेश्चन जो मैंने लगाया फार्मूला वही सेम पूछ दिया है, ठीक है। तो या तो आप कांस्टेंट के लगाइए, के की वैल्यू याद रखिएगा हमेशा 1/4πε0 होती है, ठीक है। एप्सिलॉन आर जो होती है वो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है एयर के कंपेयर में, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो 9 इंटू 10⁹, ठीक है। माइनस में प्लस 9 ही रहता है। इसे आप इसकी वैल्यू रख के देखेंगे तो 9 इंटू 10⁹ आता है, ठीक। तो अगर यूनिट चार्ज लिए जाए और डिस्टेंस यूनिट रखी जाए तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, इतना का ही लगेगा, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगेगा, ठीक है, इनके बीच। तो फार्मूला हम देखते हैं इसका। फार्मूला वही अपना है, F इजिकल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपन डी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला याद रखिएगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट सिचुएटेड 4 मीटर्स फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज
is 200 Newton per coulomb. If the distance reduced to 2 मीटर then field intensity will be. ठीक है, तो अब ये देखिए पूछा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो क्या होती है E इजक्वल टू V/D वाला फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है D के, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। ठीक, तो अब यहाँ से देखिए E2/E1 जो होगा वो क्या होगा D1/D2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे E1 की वैल्यू दे दिया है 200 और इनिशियल जो हमारे वो थी कितनी थी 4 मीटर और फिर कितना कर दिया जी 2 मीटर, यानी 2 मीटर घटा दिया, 4 - 2 कर दिया तो 2 मीटर ही आएगी। तो इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो E2 जो निकल के आ जाएगा 4 × 200/2। ठीक है, तो 2 × 2 = 4 और 2 × 2 = 4, तो ये हमारा पहला ऑप्शन निकल के आ जाएगा 400 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये वाला हमारा निकल के आएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू। ठीक है, तो वही अपना जो है फार्मूला, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी dV/dx। ठीक है, ये जो होता है निगेटिव में होता है, यानी कि डिस्टेंस के साथ ये घटता जाता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी ये घटता जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, तो हमारा पहला हो जाएगा ऑप्शन पोटेंशियल ग्रेडियंट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू चार्ज पार्टिकल्स आर ऑलवेज स्ट्रेट, ऑलवेज कर्व, समटाइम्स कर्व, नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो अब देखिए इसमें दोनों ऑप्शन जो आपके दे रखे हैं दोनों सही हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसी ऑप्शन को इस तरह नहीं फिट करना चाहिए था, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो लगा है, मान लीजिए कि ये एक कोई चार्ज है। ठीक है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ से जो भी फ्लक्स निकलेगा, जो लाइन ऑफ फ्लक्स निकलेंगी वो ऐसे निकलती हैं। ठीक है, प्लस से निकलती हैं और माइनस में जो है इंटर करती हैं। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये कर्व बनाए ही। ठीक है, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन रहती हैं। ठीक है, और तो इस प्रकार से हमारा जो है स्ट्रेट वाला ऑप्शन ज़्यादा सही होगा कंपेयर टू कर्व डायमेंट। ठीक है, ऑलवेज कर्व नहीं होता, और तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहें, और हाँ यहाँ पे ये फोर्स वाला फार्मूला में जो है आप कभी इससे कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए मैं कई बार बता चुका हूँ, अगर दो कंडक्टर हैं एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो ये अट्रैक्शन करेंगे, जबकि सेम चार्ज अगर प्लस है तो ये क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। ठीक है, उल्टा रिलेशन होता है, इसे याद रखिएगा। और ये चार्ज कैसे लगता है मैं बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, और यहाँ से हो रही है। अब यहाँ से जो हम वो कर्ल रूल लगाएंगे तो यहाँ से हमें जो डायरेक्शन मिलेगी फ्लक्स की, वो यहाँ से तो इंटर करेगी और यहाँ से लीव करेगी। ठीक है, यहाँ से घुसेगी यहाँ निकलेगी, तो इस तरह से आएगा। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे इंटर करेगी और यहाँ से लीव करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ से मान लीजिए इंटर कर यहाँ से लीव कर रही है, तो दोनों मान लीजिए इधर से एक जा रही है एक इधर से आ रही है, तो एक दूसरे को यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेंसिटी होगी चार्ज वो लाइन की डेंसिटी वो कम होने लगेगी, तो एक दूसरे के जो है ये समीप आने की कोशिश करने लगेंगे। ठीक है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो यहाँ पे डेंसिटी वही बढ़ जाएगी और यहाँ जो है कम होने लगेगी, तो ये एक दूसरे से दूर भागना स्टार्ट हो जाएंगे। बस यही कॉन्सेप्ट होता है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम स्टेट चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू डी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। तो ये बी वाला ऑप्शन, अभी इस पर एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया है, तो इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, इनवर्सली डी होता है। ठीक है, इक्वल टू V/D होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, तो अभी मैंने बताया, अगर देखिए निगेटिव है
तो यहाँ पे अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे फ्लक्स आके इंटर करेगा, ठीक है, यहाँ से इंटर करेंगे, ठीक। और अगर देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है तो क्या करेगा, ये हमेशा लीव करेगा यहाँ से। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या, ऑलवेज फ्रॉम द चार्ज, ठीक है, अवे अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी चार्ज से दूर जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फील्ड लाइन एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर, ठीक है। तो फील्ड और वोल्टेज का वो बात कर रहा है। मान लीजिए कोई एक सरफेस है, ठीक है, इस पर इक्विपोटेंशियल है, वोल्टेज सेम है, तो यहाँ से जो फ्लक्स निकलता है वो 90 डिग्री पे निकलता है। आप जानते होंगे, ये ट्वेल्थ हाई स्कूल में भी ये सब पढ़ाया जाता है, तो इसे आप जानते होंगे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द एबिलिटी ऑफ चार्ज बॉडीज टू एक्सर्ट फ्रॉम वन अनदर इज एट्रीब्यूटेड टू द एक्सिस्टेंस ऑफ, ठीक है। तो चार्ज बॉडी जो है, कौन सा फोर्स जो है किस हिसाब से, मतलब वो जो मतलब निकलता है इसके अंदर से चार्ज, वो फ्लक्स, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। ये लाइंस की बात कर रहा है वो, तो उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। इसी के कारण जो है फोर्स हमारा फील होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कारण ही। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी एक कॉन्सेप्ट यहाँ से और आप समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन उसकी बात आई तो मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है। अभी इस बॉडी को हम कहीं रगड़ते हैं, मान लीजिए कि जैसे कंघी है, कंघी को हम बाल में जब रगड़ते थे, उसके बाद जो है कागज़ के टुकड़े यहाँ इससे आके चिपक जाते थे। तो ऐसा होता था कि जैसे देखिए कंघी को रगड़ते हैं तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन या तो मूव कर जाएंगे, ठीक है, या तो ये एक्सेप्ट कर लेगा कुछ इलेक्ट्रॉन रगड़ने से। तो अगर ये लीव कर गया तो ये पॉजिटिव बन गया, ठीक है। और उसके बाद हम कागज़ के पास ले जाएंगे तो कागज़ ऑलरेडी जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अगर ये नेगेटिव हुआ है, ये पॉजिटिव है, तब भी ये अट्रैक्ट करेगा। अगर दोनों सेम चार्ज हो गए तो ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इफ़ द सीट ऑफ ए बैकलाइट इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट ऑफ एयर कैपेसिटर द कैपेसिटेंस विल बी, ठीक है। तो पहले आप फॉर्मूला याद रखेंगे कैपेसिटेंस का, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R A अपॉन D, ये होता है फॉर्मूला। तो क्या इसमें हम बैकलाइट को इंसर्ट करते हैं तो रिलेटिव परमिटिविटी जो होगी इसकी परमिटिविटी, वो परमिटिविटी यहाँ बढ़ जाएगी। तो C प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा। एरिया अगर बढ़ाएंगे तब भी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये थिकनेस घटाते हैं तो हमारा कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और थिकनेस बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस घटेगा। यूनिवर्सली है, ठीक है। तो इन सारे रिलेशंस को आप माइंड में लेके चलेंगे। आगे इस पर न्यूमेरिकल भी मिलेंगे आपको। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, ए कैपेसिटर स्टोर 0.24 कूलम्स एट 10 वोल्ट्स, इट्स कैपेसिटेंस इज, ठीक है। तो ये देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो चार्ज है Q की वैल्यू दी है आपका 0.24 कूलम, और V की वैल्यू दी है आपको 10 वोल्ट। तो C की वैल्यू पूछा है। तो फार्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू CV, ठीक है। तो C की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो हम यहाँ V से डिवाइड कर देंगे, इसे हटा दीजिए, ठीक। C की वैल्यू कितना दिया है 0.24, और डिवाइड किससे करेंगे हम 10 वोल्ट से, ठीक। तो ये 0 यहाँ पे और बढ़ा दीजिए, पॉइंट इधर खिसका दीजिए, तो 0.024 फैरेड निकल जाएगा हमारा। पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, 0.024 फैरेड। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फॉर मेकिंग ए कैपेसिटर इट इज़ बेटर टू सिलेक्ट ए डाइलेक्ट्रिक हैविंग लो परमिटिविटी, हाई परमिटिविटी सेम एज देयर ऑफ एयर परमिटिविटी। से छोड़ते हैं, हमारा जो फार्मूला है हम सीधे उसी के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो क्या फार्मूला, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R A अपॉन D। सीधे सीधे हम इसी पे बेस्ड चलेंगे। तो हमारी जो परमिटिविटी जो जितनी ज़्यादा होगी कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा हमें मिलेगा। तो हाई परमिटिविटी ही हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस आर, तो कैपेसिटेंस की यूनिट पूछा है। तो इसमें देखिए फैरेड नहीं दिया है, तो इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। हेनरी पर वेबर दिया है, कूलम पर वोल्ट दिया है, वोल्ट्स पर कूलम दिया है, ओम्स दिया है। तो देखिए फार्मूले से आप इसे रिलेट कर सकते हैं, K इक्वल टू CV। तो
तो C इक्वल टू क्यू अपान वी, ठीक है। तो क्यू का आ जाएगा कूलाम, वी का वोल्ट। तो कूलाम पर वोल्ट भी यहाँ से हम इसकी यूनिट ले सकते हैं, कूलाम पर वोल्ट इज इक्वल टू फैरेड, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या है, कूलाम पर वोल्ट, जो बी वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, ठीक है। और हेनरी किसकी यूनिट होती है, इंडक्टेंस की, ठीक। हेनरी हो गई इंडक्टेंस की, आर की हो गई ओम, और सी की हो गई फैरेड या कूलाम पर वोल्ट। इतनी चीज़ आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इफ 15 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, नेट कैपेसिटेंस इज। तो देखिए कैपेसिटेंस का जो एडिशन हम करते हैं वो रेजिस्टेंस के सीधे सीधे अपोजिट, ठीक है। यानी कि जैसे R1 R2 प्लस R3 ऐड होते थे कैपेसिटेंस सीरीज में, उस तरह से कैपेसिटेंस की बात अगर आएगी यहाँ पे तो 1/C1 1/C2 ये सीरीज में हो जाएगा, और पैरेलल में रहेगा तो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा, ठीक है। जितने भी कैपेसिटेंस दिए हों से अपोजिट होता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे तो जल्दी हो जाएगा, कभी भी एग्जाम में टाइम ज़्यादा नहीं लेगा। तो देखिए 15 माइक्रोफैरेड के हैं और सीरीज में कनेक्ट हैं, तो नेट पूछा है, तो वही फार्मूला लगा दीजिए N/R वाला। तो 15, ठीक है, 15 माइक्रोफैरेड टोटल है और 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 आ जाएगा। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस फार्मूले से आप चलेंगे तो ज़्यादा टाइम की बचत आप कर सकते हैं। वैसे अगर आप इस तरह निकालेंगे तो इस तरह भी निकाल लीजिए, 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/3। तो क्या निकल के आएगा, 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15 इक्वल टू 1/C। तो 1 2 3 3/15, तो 1/C आ गया 3 5, तो C की वैल्यू निकल के आ गई 5, ठीक है। तो इस तरह देखिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन फार्मूले से चलेंगे तो जल्दी लग जाएगा, ठीक है। अगर ये पैरेलल होता तो n इंटू कोई भी एक कैपेसिटर की वैल्यू, लेकिन ये फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब सारे कैपेसिटर जो है वो सेम हो। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इफ 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द नेट कैपेसिटेंस इज, ठीक है। तो आपके जो है 10 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर हैं वो पैरेलल में ऐड हैं, ठीक है। कितने हैं, 3 हैं और 10 के हैं, तो सीधे सीधे लगा दिए n इंटू सी, तो कितना हो जाएगा 3 × 10 इक्वल टू 30। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, बी वाला, बी ऑप्शन से हो जाएगा 30 माइक्रोफैरेड, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स मस्ट बी, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रजिस्टर, इंसुलेटर, गुड कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। तो इसका मतलब ये है, अगर हम रजिस्टर रख देंगे, ठीक है, तो तब भी ये जो है इफेक्ट करेगा, ठीक है। और अगर इंसुलेटर कर देंगे तो काफ़ी बेहतर ये वो परफॉर्मेंस करेगा, ठीक है, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा प्लेटों के बीच में। और कंडक्टर कर देंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। सेमी कंडक्टर कर देंगे तब भी जो है टेम्परेचर बढ़ने पे शॉर्ट सर्किट कर देगा। रजिस्टर जो अगर कर देंगे तो इसकी जो है परमेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। इससे हमारी सी की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि सी प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी, ठीक है। परमिबिलिटी जो होती है वो मैग्नेटिक सर्किट में होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में परमिटिविटी होती है, इसे आप ध्यान देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, रजिस्टर, ठीक है, सॉरी इंसुलेटर, ये सही हो जाएगा। तो ये बैकलाइट पेपर, ठीक है, इम्प्रेग्नेटेड पेपर भी लगाते हैं, ये सब जो इंसुलेटर की कैटेगरी में आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कैन बी यूज्ड फॉर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की बात किया है, ऑप्शन दिया है डीसी ओनली, एसी ओनली, बोथ डीसी एज वेल एज एसी। तो देखिए अगर बात डीसी की आती है तो डीसी में के लिए जो एक्सी होगा 1/2 पाई एफ सी। तो एफ की वैल्यू डीसी के लिए 0 होती है, तो इसका जो रिएक्टेंस हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी ओम में इसे भी व्यक्त करते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा, ठीक है। तो सर्किट ओपन की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। तो डीसी पे हम कैपेसिटर का यूज नहीं करते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। तो डीसी पे तो होगा नहीं, एसी पे होगा, एसी ओनली, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कैपेसिटेंस की रेटिंग ज़्यादा रखनी है तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का यूज करते हैं, ठीक है। अगर सी की वैल्यू ज़्यादा चाहिए होती है तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगाते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ, इसे याद रखिएगा आप। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज नॉट अफेक्टेड बाई। तो कैपेसिटेंस किससे जो है अफेक्ट नहीं करता है,
डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, क्या होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। अब देखिए ये डी जो होता है वो प्लेट की थिकनेस नहीं होती, कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये थिकनेस नहीं बल्कि ये जो मटेरियल उसमें डाला जाता है बीच में उसकी जो है मोटाई होती है। ठीक है, ना कि प्लेट की। हाँ, ये एरिया जो होता है वो प्लेट का होता है। तो डिस्टेंस जो होती है वो इस पर तो ये डिपेंड करेगा ही। ठीक है, ये डी क्योंकि जितना आप उसमें जो भी मटेरियल डालेंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल जो भी डालेंगे उसमें, उस पर उसकी मोटाई बढ़ती जाएगी। तो एक तो इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, और दूसरा क्या करेगा, एरिया प्लेट ए पे डिपेंड करेगा, रिलेटिव परमिटिविटी, और ये आपका जो है ये एयर में जो होगा, मतलब इसको हम रिलेटिव कह सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा एरिया और बीच की थिकनेस यानी डिस्टेंस। तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी वाला, थिकनेस ऑफ प्लेट इस पे डिपेंड नहीं करता। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर इज गिवन बाई। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, डेरिवेशन में जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और कभी भी इस पर ना तो कोई न्यूमेरिकल आता है, बस जब भी क्वेश्चन यहाँ से आता है तो डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ देता है। तो बस आप याद रखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, ठीक है, और अपॉन लॉग R2 अपॉन R1। ठीक है, ये क्या होता है कि मान लीजिए हमारा सिलेंड्रिकल है, ठीक है, ये हमारा है, ठीक है, ये बीच की इसकी थिकनेस है। तो अब देखिए इसका अगर हम टॉप व्यू लेंगे तो एक बड़ा गोला ये बनेगा, एक बड़ा गोला ये, तो ये है हमारा R1 और ये जो बड़ी वाली रेडियस है R2। तो बड़ी वाली में से छोटे को घटा देते हैं, इसका लॉग लेते हैं R2 पर R1 से। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर लॉग R2 पर R1 यानी डी वाला ऑप्शन हमारा ये देखिए सही हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर है इसलिए गलत हो जाएगा, 3 नहीं रहता, 2 पाई एप्सिलॉन 0 रहता है। इसे आप याद रखिएगा, फार्मूले बेस पे इसे याद रखेंगे आप। ठीक है, डायरेक्टली पूछता है ये। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए ये लीनियर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, ये हमारा जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसमें जो है इसके जो क्या डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं इन तीनों में। ठीक है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों प्रेजेंट होते हैं इन तीनों में, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो डी वाला ऑप्शन से हो जाएगा, ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इन कूलम्स इमिनेटिंग फ्रॉम एनी सरफेस ऑफ क्यूब कंटेनिंग C कूलम ऑफ चार्जेस एट इट्स सेंटर इज। तो इसे भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, डेरिवेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और इससे कुछ मतलब भी नहीं है, कभी भी इस पर क्वेश्चन नहीं आते, तो आप फार्मूला याद रख लीजिए तो सही रहेगा। ठीक है, 1/6 करके ऐसे आएगा, तो ये डी वाला ऑप्शन शायद सही हो, इसे आप याद रखेंगे फार्मूले के तौर पे। और अगला 23 क्या है, 2 मेटल प्लेट्स डिस्टेंस D apart from a capacitor of value C farad, another metal plate thickness D/2 and the same area inserted in between these two plates, capacitance of the 3 plate capacitor will be। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर उसकी प्लेट की वैल्यू हम बढ़ाते जाएं, ठीक है, 2 3 4 5 करते जाएं तो ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या आता है। ठीक है, और थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, प्लेट की थिकनेस पे, तो इस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा D/2 से। ठीक है, कि इसका भी यूज होगा, मैं आपको फार्मूला डायरेक्टली बताता हूँ, वो फार्मूला आप यूज करेंगे तो आप जो है गलत नहीं करेंगे कभी भी क्वेश्चन। फार्मूला क्या होता है, C फॉर N प्लेट। ठीक है, यहाँ N ले लीजिएगा, यहाँ लीजिएगा N-1, बाकी वही पुराना वाला एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R A/D। ठीक है, अब 2 प्लेट तो पहले थी और एक और डाल दी गई उसमें, तो 3 प्लेट हो गई टोटल, तो 3-1 करेंगे तो हो जाएगा 2 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R A/D। ठीक है, ये जो है बीच में जो डिस्टेंस रहेगी, तो ये हमारा 2 यहाँ पे जो निकल के आएगा, इसे तो आप बोल जाइए जो पहले कैपेसिटेंस था वही C रहेगा, क्योंकि फार्मूला देख ही रहे हैं आप, एप्सिलॉन 0 AD आ रहा है, ये पहले वाली चीज़ है।
यहाँ पे 2 हो गया, तो यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, कभी भी आप जो है अगर 3 से 4 प्लेट कर दे, 5 प्लेट कर दे, आप इस प्लेट का मैं डायग्राम बना के देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होइए। मान लीजिए 2 प्लेट, देखिए कभी कभी ऐसे स्ट्रक्चर आप देखे होंगे। ठीक है, ये देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 प्लेट हो गई, बीच में मीडियम भर देगा। ठीक है, तो अगर सेम मीडियम रहेगा तभी ये फार्मूला यूज होगा। अगर मीडियम अलग अलग हुए तब यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। परमिटिविटी की वैल्यू जब चेंज होगी तो हमारा ओवरऑल कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर सेम देगा तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 प्लेट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है n-1 की जगह 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर दे देता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए होलो मेटेलिक चार्ज स्फीयर इज, ठीक है, इंक्रीजिंग टुवर्ड्स द सेंटर, डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द सेंटर 0। ठीक है, आप पढ़े होंगे कि किसी भी गोले के अंदर जो, ठीक है, आइसोलेटेड कोई हमारा जो है कंडक्टिव मटेरियल है, इसके अंदर जो फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो 0 होता है। ठीक है, अब इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। जैसे जो कार होती है, ठीक है, कार पे कभी भी जो वो बिजली गिरती है तो कार के अंदर जितने भी आपके पैसेंजर बैठे हों, जो भी, उसमें जो है उन्हें कोई दिक्कत नहीं लगता, कोई भी उन्हें शॉक नहीं लगता, कोई दिक्कत नहीं होती। इसीलिए नहीं होती है क्योंकि वो एक बंद जो है परिपथ की तरह बिहेव करता है, मतलब एक सर्कुलर बंद गोले की तरह, और अंदर जो उन्हें जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाता है। तो इससे आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25, A conducting body has surface charge density of sigma coulomb per meter square. The field intensity at its surface will be, ठीक है, तो आप गॉस थ्योरी यहाँ से लगा दीजिए। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इमिट होगा वहाँ से, वो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन 0, ठीक है, सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड कर देते हैं इसमें। ठीक है, ये फार्मूला है, डेरिवेशन से आता है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम 25 क्वेश्चन पे रुकते हैं, इसके आगे कल से जो है स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।